नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा जैसा कि आपको जानकारी है कि मेरा ये आधुनिक इतिहास चल रहा है और उसमें मेरा पहला टॉपिक है आपका भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में कुल 6 कंपनियां आईं और जिनका उद्देश्य भारत आने क्या था, व्यापार करना था, है ना। लेकिन कुछ कंपनियां यहाँ पे स्थायी होकर रह गई, कुछ कंपनियां आईं और समय के साथ जो है वो अपने वापस चली गई। तो अभी हमने आपको जो है फर्स्ट सेकंड में हमने कुल 3 कंपनियां बताई आपको। सबसे पहले कौन आए आपके? पुर्तगाली आए। उसके बाद कौन आए आपके? उसके बाद डच आए। तीसरे नंबर पे आपके कौन आए? अंग्रेज आए। तो हम उसके आगे चल रहे हैं। कल के वीडियो हमने बताया था अंग्रेज़ों का भारत में कंपनी का किस तरह से आगमन हुआ, उनकी महत्वपूर्ण क्या गतिविधियाँ थीं, वहाँ पे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि चौथे नंबर पे कौन आया आपका। तो चौथे नंबर पे आपका जो है वो डेनिस आए। तो ये कहाँ के निवासी थे? तो ये आपके जो है वो डेनमार्क एक देश का है, अभी भी देश है ये, वहाँ के ये लोग निवासी थे। और डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 में। तो इसको याद रखिएगा आप कि डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 में। और डेनिस कंपनी ने अपनी जो है बस्तियां, है ना, कहाँ कहाँ बसाई? तो एक तो आपका है दावड़कोर, ये आपके वर्तमान में कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और दूसरा आपका है श्री रामपुर, तो ये आपका जो है वो बंगाल में है। तो यहाँ पर इन्होंने जो आपके डेनिस थे, इन्होंने अपनी बस्तियाँ बसाई। और 1845 में डेनिस कंपनी ने क्या किया कि अपनी सारी संपत्तियाँ, जो भारत में उन्होंने संपत्तियाँ बनाई थी, वो सारी संपत्ति किसको बेच दी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी। और भारत छोड़ करके वो अपने देश कहाँ चले गए? डेनमार्क चले गए। तो यहाँ पे याद रखना है कि बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा, कुछ एरियो में इसका प्रभाव था, वहाँ पे इन्होंने अपनी जो है बस्तियाँ स्थापित की। और अंततः जब अंग्रेज़ आ गए तो इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ तो थे ही पहले यहाँ से, है ना, अंग्रेज़ थोड़ी दिन की टकराहट हुई, लेकिन अंग्रेज़ों का सामना ये नहीं कर पाए। और उन्होंने क्या निर्णय लिया, जो भी इनकी संपत्तियां यहाँ बनाई थी, अंग्रेज़ों को जो है वो सस्ते पौने दाम में बेच करके और ये जो है वो अपने डेनमार्क निकल गए। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अगली कंपनी कौन सी है आपकी? अगले कौन आए? तो फ्रांसीसी आए आपके, है ना, ये फ्रांस से आए। तो डेनिस के बाद जो है फ्रांसीसी भारत आए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि डेनिस के बाद कौन आए या डच के बाद कौन आए, है ना। तो हमको सभी का जो है वो क्रम मालूम होना चाहिए और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अभी तक तो पूरा क्रम याद है। इसको रिवीजन करते रहें, नहीं तो फिर ये क्या होगा, भूलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे जो है वो ये भूल जाएगा। तो बीच बीच में इसको क्या करना है, आपको रिवीजन करते रहना है। तो चलिए हम चलते हैं। फ्रांसीसी आ गए। तो इसकी कंपनी की स्थापना कब हुई? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 में, 1600 आपके 64 में। और फ्रांसीसियों ने जो है वो अपनी पहली कोठी कहाँ पे स्थापित की, है ना। तो पहली कोठी कहाँ स्थापित की? सूरत में। और सूरत कहाँ? यहाँ पे गुजरात में है। और इसमें जो मुख्य रोल था वो किनका था? फ्रैंको केरो का, है ना। ये फ्रांसीसी थे, इनका जो है मुख्य रोल कोठी स्थापित करने में था। फिर हम बात करते हैं कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, है ना। तो डुप्ले कौन था? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया। तो डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर था ना। तो डुप्ले के प्रयासों से भारत में फ्रांसीसी कंपनी का जो है वो काफ़ी सीमा तक विस्तार हुआ, है ना। हमने केवल मुख्य मुख्य बातों को ले रखा, आपको बिल्कुल हम उलझा नहीं रहे हैं। बहुत सारे फैक्ट मिलते हैं, बहुत सारे सन मिलते हैं, उन सनों को जो इम्पोर्टेंट नहीं है हमने तुरंत हटा दिया है और एक प्रकार से कहानी हमने बनाई है ना। कुछ फैक्टरों को लेकर के कहानी बनाई है। अगर आप इतना दिमाग में रखते हैं तो निसंदेह रूप से कोई भी क्वेश्चन आपका इससे जो है बाहर नहीं जाएगा। फिर हम ये देखते हैं कि अब क्या हुआ। भाई अंग्रेज़ तो पहले से ही थे यहाँ पे, है ना, काफ़ी प्रभावी थे वो। और फ्रांसीसी आ गए और दोनों का उद्देश्य क्या था? भारत में व्यापार करना। भाई अंग्रेज़ों का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? भारत में व्यापार ही करना था। बाद में फिर उनके इरादे बदल गए और यहाँ व्यापारी से क्या बन गए? वो व्यापारी से शासक बन गए, है ना। लेकिन शुरुआती उद्देश्य क्या था उनका? व्यापार करना था, है ना। इंग्लैंड से आए ही भी थे। और इंग्लैंड से क्वेश्चन बनता है आपका कि किस देश को, दुनिया के किस देश को बनियों का देश कहा जाता है ना। माने व्यापारी है, शुद्ध व्यापारी है इंग्लैंड वाले। तो बनियों का देश किसको कहता है? इंग्लैंड को, है ना। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा जाता है। तो जब व्यापारिक हितों को लेकर के इनके बीच में जो है वो क्या हुई? टकराहट हुई। स्वाभाविक है, इस तरह की टकराहट इनके बीच में होना स्वाभाविक है। तो क्या हुआ
इनके बीच में जो है वो संघर्ष छिड़ गया। किस किस के बीच में? फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में। और इनके बीच में जो संघर्ष हुआ उसको भारतीय इतिहास में जो है वो किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक के युद्ध के नाम से। किस युद्ध के नाम से? कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कितने कर्नाटक युद्ध हुए, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो कितने हुए? 3 हुए। कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच में हुए? तो किसके बीच में हुए? फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में हुए। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आया है कि कर्नाटक युद्ध जो है वो किस किस के बीच में हुए। तो किस किस के बीच में हुए? फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में। चलिए हम थोड़ा सा युद्धों की बात कर लें। तो कर्नाटक का जो पहला युद्ध है ये आपका कब हुआ? 1746 से 1748। 1746 से 1748, 1746 में शुरू होकर के और 1748 तक ये चला और उसके बाद ये समाप्त हो गया। तो ये युद्ध जो है वो आपका जो है ऑस्ट्रिया आपकी एक देश है, वहाँ पे उत्तराधिकार युद्ध छिड़ा हुआ था। तो उसी युद्ध का ही ये एक जो है एक पार्ट था। उसी युद्ध से जो है आपका ये कर्नाटक युद्ध प्रथम जो है वो उस युद्ध से प्रभावित था। और इस युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो जैसा हमने बताया कौन था? डुप्ले था। और 1748 में एक संधि हुई। इस संधि के साथ जो है वो आपका ये उत्तराधिकार युद्ध भी समाप्त हो गया और साथ साथ भारत में जो प्रथम कर्नाटक युद्ध चल रहा था वो भी समाप्त हो गया। तो वो संधि कौन सी थी इसको हमको ध्यान में रखना है। संधि कौन सी थी? एला सापल, है ना, एला सापल की संधि थी। इसी संधि के साथ जो है वो कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। यद्यपि इतिहासकार लिखते हैं कि इस युद्ध में जो है वो फ्रांसीसी बिजी रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा जीत से नहीं मिल पाया। फिर हम अगला चलते हैं, दूसरे युद्ध की ओर चलते हैं। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये कब से कब तक? 1749 से 1754 तक। तो इसको याद रखना है आपको डेट को। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1749 से 1754 तक। और इस समय जो है फ्रांस का गवर्नर कौन था आपका? तो डुप्ले थे। फ्रांस का एक प्रसिद्ध गवर्नर था डुप्ले, है ना। और भारत में फ्रांसीसी सत्ता को स्थापित करने का एक श्रेय उसको भी जाता है। और अंग्रेज़ गवर्नर कौन था आपका? तो अंग्रेज़ गवर्नर कौन था आपका? क्लाइव। कौन था? क्लाइव। और पांडिचेरी संधि के परिणाम स्वरूप ये युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। तो ये पूछ सकता है आपका कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो पांडिचेरी संधि के तहत जो है वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। फिर हम चलते हैं तो तीसरे कर्नाटक युद्ध की हम बात करते हैं। जैसा हमने बताया था कि फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में कर्नाटक नाम से जो है वो कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। हम तीसरे युद्ध की बात करते हैं। ये कब से कब तक था? 1756 से लेकर के 1763 तक। कब तक? 1756 से लेकर के 1763 तक था। और यह युद्ध जो है वो एक युद्ध था आपका। आप इंटरनेशनल जब इतिहास पढ़ते हैं, आपका अंतर्राष्ट्रीय इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें एक युद्ध मिलता है, सप्तवर्षीय युद्ध। तो एक प्रकार से सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंग था जो तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और पेरिस की संधि, एक संधि हुई पेरिस की संधि, जिसके तहत क्या हुआ? जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था जो है वो समाप्त हो गया। और इसी के साथ जो है वो भारत में भी युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। और 1760 में ये पूछा गया एग्जाम में, इसको ध्यान दीजिए। 1760 में जो है वो एक लड़ाई हुई थी बाडीबास, है ना, बाडीबास का युद्ध, है ना, बाडीबास का युद्ध। तो ये किसके बीच में हुआ था? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी बीच में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है वो अंग्रेज विजयी रहे थे और फ्रांसीसी जो है बुरी तरह से पराजित हुए। और इस युद्ध का प्रभाव ये पड़ा कि फ्रांसीसियों की शक्ति जो है वो सीमित हो गई। वो भारत छोड़ के गए तो नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उनका अधिकार जो है वो कब तक बना रहा? जब तक हमारा भारत आज़ाद नहीं हो गया, है ना, तब तक बना रहा। वो वापस नहीं गए, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो है वो काफ़ी हद तक उनकी शक्ति को जो है वो क्या कर दिया? सीमित कर दिया। और अंग्रेज़ जो है वो हावी हो गए, है ना। तो यही था आपका। और अगला कौन आया आपका 6वें नंबर पे? तो स्वीडिश आए। तो ये स्वीडन एक देश है, वहाँ के ये निवासी थे। और स्वीडिश ने भी जो है वो भारत में व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई थी। वो कंपनी कौन थी? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और कब बनाई गई थी? 1731 में। कब बनाई गई? 1731 में। और इनका ये आए तो भारत साथ व्यापार करने, लेकिन यहाँ देखने में ये आया कि ये भारत में तो रहते थे,
लेकिन इनका व्यापार मुख्यतः किस देश से होता था? तो ये चीन से व्यापार करने लगे थे, है ना। तो चीन से ज़्यादा व्यापार करते थे ये। और भारत में सबसे बाद में आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो आपकी जो है वो यही थी। भारत में कोई इनका बहुत खास रोल नहीं था। 2-3 फैक्ट आपके बनते हैं। 6वें नंबर पे आए, ये आपको जानकारी होना चाहिए। ईस्ट इंडिया का इसकी कंपनी की स्थापना कब हुई? 1731 में हुई। आपसे ये बनना चाहिए। और मुख्यतः इनका व्यापार जो है वो किसके साथ होता था? चीन के साथ होता था। तो ये मेरा टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो ये 3 पार्ट में मैंने पढ़ाया है। ये 3 पार्ट में इसलिए पढ़ाया क्योंकि अगर मैं 1-2 पार्ट में पढ़ाने की कोशिश करता तो या तो वीडियो लंबा हो जाता या जो है बहुत सारे फैक्ट हमको जो है वो छोड़ने पड़ते। तो हमने इसको बड़े आराम से पढ़ाया है। इस टॉपिक से आपके हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं और ये भी देखने में आया है, चाहे कंपटीशन कोई भी हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या मध्य प्रदेश लेवल के व्यापम के एग्ज़ाम हो, पुलिस हो आपका या आर्मी हो, सभी में जो है वो हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, वो किससे आते हैं? आधुनिक भारत के इतिहास से आते हैं आपके। तो मेरा आधुनिक भारत का इतिहास का ये टॉपिक चल रहे हैं और लगातार ये मेरी क्लास का ही वीडियो है। बच्चे बैठे हुए हैं, मैं डेली एक क्लास लेता हूँ, तो उसी का वीडियो जो है वो ये मैं इसी यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। इधर भी थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वगैरह हमारे पास नहीं है, ये नहीं है, हमने लिया नहीं है कुल मिला, क्योंकि हम प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हैं। हम सिर्फ क्लास में पढ़ाते हैं और उसी क्लास में जो है वो वीडियो बना देते हैं। तो यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो बोर्ड में हमने क्या लिखा है इसका पूरी तरह से आप जो अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसको आप लिख करके अपने अच्छे शॉर्ट नोट्स जो है वो बना सकते हैं। तो मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आपने ये वीडियो देखा और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इससे लाभान्वित हों। तो मैं अगले वीडियो तक विदाई लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।